नाज़रीन आदाब, बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया कौम से खिताब, कहा मेरी अवामी जिंदगी है खुली किताब। मोदी की दिल्ली आमद, शानदार इस्तकबाल के बाद विक्ट्री रोड शो। नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पार्टी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में करेंगे शिरकत। मीटिंग के बाद मोदी जाएंगे बनारस। और ओबामा ने मोदी को दी अमेरिका आने की दावत, दोनों मुल्कों के रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, आप ये नजारा देख रहे हैं दिल्ली का, जहां पर बीजेपी के पीएम कैंडिडेट उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। गाड़ियों का काफिला उनके साथ आप साफ देख सकते हैं। दिल्ली जो है वो आंखें बिछाए हुए, दिल्ली बीजेपी ने मोदी के इस्तकबाल में अपनी आंखें बिछा दी हैं। सिक्योरिटी के भी वसीतर इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बताएं कि जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी का जो ये काफिला है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के सदर दफ्तर तक जाएगा और बड़े ही शाहाना अंदाज से ये रोड शो जो है, ये काफिला है, ये वहां रवाना होगा। दिल्ली में इस वक्त बीजेपी कारकुनों का जोश और खरोश देखने लायक है। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बीजेपी उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां तैयार है। दिल्ली में आज बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग भी होने जा रही है। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में इस बात पर भी गौर खौज किया जाएगा कि गुजरात का अगला सीएम कौन होगा। उधर 10 साल तक यूपीए हुकूमत की कमान संभालने वाले वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज मुल्क से विदाई खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपने आखिरी खिताब में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की जिम्मेदारी संभालते वक्त ईमानदारी से काम करने का अहद किया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी अवामी जिंदगी एक खुली किताब की मानिंद है। मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूं। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतर निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई है। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मामले में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है।
उधर वज़ीर-ए-आज़म के मुस्ताफी होने से पहले मनसूबाबंदी कमीशन के अरकान बेशमूल वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी उमूर के मुशीर वज़ीर-ए-आज़म को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये इस्तीफे मरकजी काबीना की मीटिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म को सौंपे जाएंगे। मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मोन्टेक सिंह आहलूवालिया के अलावा उनके तमाम रुफ़का भी अपने अपने इस्तीफे देंगे। मनसूबाबंदी कमीशन 12वें 5 साला मनसूबे को क़तियत दे चुकी है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको लिए चलेंगे दिल्ली। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां दिल्ली बीजेपी ने मोदी का शाया निशान इस्तकबाल किया है। ये आप बराह रास्त तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली से, जहां लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका काफिला जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजेपी के सदर दफ्तर तक जाएगा और बड़े ही शाहाना तरीके से ये काफिला वहां से रवाना होगा। गाड़ियों का हुजूम, लोगों का हुजूम आप देख रहे हैं। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां की सड़कों पर इस वक्त नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। गाड़ियों का काफिला है। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम कारकुन वहां उनका इस्तकबाल करने के लिए जोश व खरोश के साथ मौजूद है। जश्न का समा देखा जा रहा है। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब बीजेपी के सदर दफ्तर तक रवां दवा है और पूरे रास्ते नरेंद्र मोदी की नाम की ही गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी कारकुनों में जोश व खरोश देखा जा रहा है, खुशी की लहर देखी जा रही है और दिल्ली जो है उसने उनके इस्तकबाल में पलके से बिछा दी है। हमारे ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात में तारीख साज कामयाबी हासिल की। खुशी से सरशार मोदी ने नताइज के ऐलान के बाद कल गुजरात में पहली अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं और आइंदा 5 वर्षों तक कामयाबी का ये सफर भी जारी रहेगा। मोदी ने मजीद कहा कि आजाद हिंदुस्तान में कांग्रेस के बाद बीजेपी वो पहली पार्टी है जो कि अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने जा रही है। जराये का कहना है कि मोदी 21 मई को वज़ारत उज़्मा के ओहदे का हलफ लेंगे। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने आम इंतखाबात में तारीखी जीत हासिल की है। आजाद हिंदुस्तान में बीजेपी वो पहली गैर कांग्रेस पार्टी है
जो अपने बलबूते पर हुकूमत बनाने जा रही है। पार्टी की इस तारीखी जीत का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर जाता है, जिन्होंने मुल्क के चप्पे चप्पे में घूमकर पार्टी के लिए तन-तनहा मुहिम चलाई, रैलियां की और रोड शोज किए। बीजेपी ने इन इंतखाबात में 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है और हुकूमत साजी के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं हो। को बार बार खबरों में बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां एक जश्न का माहौल है और वहां की ताजा सूरत हाल के बारे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदिति। तो अदिति से ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में इस वक्त माहौल कैसा है। अदिति, दिल्ली अब यकीनन दूर नहीं है। जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकले हैं अपने रोड शो के लिए और एयरपोर्ट से लेकर 11 शो तक वो दिल्ली को अभिनंदन करेंगे दिल्ली की जनता का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा था मानो जश्न बहुत छोटी चीज है, हजारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता थे और जो भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, काफी सारे लोग यहाँ आए थे उनका स्वागत करने के लिए और दिल्ली से जो सातों जो नवनिर्वाचित सांसद है वो भी काफी उनका आभार प्रकट करने, उनका स्वागत करने आए थे यहाँ पर। तो भव्य स्वागत आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे फूल बरसाए जा रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे थे, जैसे शादी का माहौल था यहाँ पर। खुशी से जो कार्यकर्ता है वो पागल हो रहे थे और ना कि सिर्फ एयरपोर्ट पर सुबह से 8 बजे से कार्यकर्ता या उनके आंखें बिछा के उनका इंतजार कर रहे थे, पर जो पूरा एयरपोर्ट से लेकर 1100 करोड़ की दूरी तक हर चप्पे चप्पे पर कार्यकर्ता या उनका इंतजार कर रहे हैं फूलों के साथ लेकर, और जो रोड शो होगा वो कार्यकर्ता उनको स्वागत कर रहे हैं। और ये वही जो नरेंद्र मोदी है उनकी बॉडी देखने को मिली, माफ कीजिएगा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की जो मंद मुस्कान थी उससे भी वो कार्यकर्ताओं को वो खुद स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, उनको धन्यवाद दे रहे थे। तो आज जीत के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी दिल्ली आए हैं। माफ कीजिएगा यहाँ पर क्योंकि सुबह से हम बहुत भीड़ है, आवाज में कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आने में बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी उतनी उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने जी अदिति, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां तमाम हालात पर नजर बनाए रखिए, हम अगले बुलेटिन में आपसे जरूर जानकारी लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी रिपोर्टर दिल्ली से आंखों देखा हाल बता रही थी अदिति, जो कि बता रही थी कि इस वक्त दिल्ली में जश्न का जो वर्ड है, जश्न का जो लफ्ज है वो बहुत ही छोटा पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मोदी के काफिले को देख के कि मानो पूरी दिल्ली जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए आंखें बिछाए तैयार है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने हैरान कुन और बेहद चौंका देने वाला मुजाहरा किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 10 बरसों से इख्तिदार से दूर रहने के बाद बीजेपी पूरे दमखम के साथ इख्तिदार में वापस हुई है। इस बार बीजेपी ने ऐसा शानदार मुजाहरा किया है जिस पर वो खुद भी हैरान है। पार्टी ने मुल्क की तमाम रियासतों में तवक्को से बेहतर मुजाहरा किया। बीजेपी ने मुल्क भर में कांग्रेस को शिकस्त देने के साथ साथ इलाकाई जमातों को भी बुरी तरह रौंद डाला। गुजरात में बीजेपी ने हरीफों को एक भी सीट पर कामयाब होने का मौका नहीं दिया। मोदी के ज़ेरे इख्तिदार गुजरात में बीजेपी ने तमाम की तमाम 26 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। वसुंधरा राजे की क़यादत वाले राजस्थान में भी बीजेपी ने तारीख साज मुजाहरा किया है। राजस्थान की भी तमाम 25 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। उधर उत्तराखंड की भी तमाम 5 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। दिल्ली की भी 7 सीटें बीजेपी की ही झोली में आईं। शिवराज सिंह चौहान की क़यादत वाले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 29 में से 27 सीटों पर कामयाबी हासिल की। डॉक्टर रमन सिंह के ज़ेरे क़यादत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का मुजाहरा शानदार रहा। छत्तीसगढ़ से बीजेपी को 10 में से 9 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। पार्टी ने मगरबी बंगाल और केरला में भी अपना खाता खोला है। सबको चौंकाने वाली बात तो ये रही कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से भी 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी का सबसे ताकतवर मुजाहरा यूपी और बिहार में रहा। यूपी में बीजेपी ने 80 में से 73 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए लखनऊ में परचम बुलंद किया।
बिहार में भी बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की और बरसरे इक़्तिदार जेडीयू को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया। बिहार में बीजेपी ने 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि उसकी हलीफ जमात लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की। झारखंड में भी बीजेपी ने 10 में से 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की। आसाम में बीजेपी ने 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। हरियाणा में भी बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर। पंजाब में बीजेपी को हौसला अफजा जीत तो नहीं मिली, फिर भी बीजेपी ने पंजाब से 2 सीटें हासिल की हैं और उसकी हलीफ शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर कामयाब हुई है। कर्नाटक में 1 साल कबल इक़्तिदार से महरूम होने के बावजूद बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया। बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 17 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुजाहरा हैरानकुन हद तक शानदार रहा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 23 सीटें हासिल की और उसकी हलीफ शिवसेना को 18 सीटों पर कामयाबी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस को मुल्क भर में करारी शिकस्त हुई है। 10 साल तक इक़्तिदार में रहने वाली जमात अब लोकसभा में प्रिंसिपल अपोजिशन बनने तक की हालत में नहीं रही। कई रियासतों में कांग्रेस अपना खाता तक खोलने में नाकाम रही है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ेगा, उसने कभी शायद सोचा भी नहीं था। मुल्क की हर रियासत में कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस की बरसरे इक़्तिदार रियासतों में भी उसका मुजाहरा इंतहाई मायूसकुन रहा। कर्नाटक में बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। आंध्र प्रदेश की पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार है। यहाँ पर भी कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस आसाम में बरसरे इक़्तिदार है। आसाम में कांग्रेस को 14 में से सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार है। हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। उत्तराखंड में बरसरे इक़्तिदार रहने के बावजूद कांग्रेस यहाँ से खाता खोलने में नाकाम रही है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। कई रियासतों से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। मोदी के गुजरात में 26 सीटों में कांग्रेस को एक भी जीत नहीं मिल पाई है। राजस्थान की तमाम 25 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त हुई है। दिल्ली की भी तमाम 7 की 7 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी। तमिलनाडु में भी कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों से कांग्रेस को शिकस्त हुई है। झारखंड में भी कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही। ओडिशा में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा। ओडिशा में भी कांग्रेस खाता खोलने में नाकाम रही। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 1 पर ही कामयाब हुई है। मगरबी बंगाल में भी कांग्रेस का मुजाहरा मायूसकुन रहा। मगरबी बंगाल की 42 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर ही कामयाब हो सकी है। यूपी और बिहार में भी कांग्रेस का मुजाहरा मायूसकुन रहा। यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस 2 सीटों पर ही कामयाब रही। बिहार में भी कांग्रेस 40 सीटों में से 2 सीटों पर ही कामयाब हो पाई है। केरला में कांग्रेस ने कुछ हद तक बेहतर मुजाहरा किया है। केरला में कांग्रेस को 20 सीटों में से 8 सीटों पर कामयाबी मिली है। पंजाब की 13 सीटों में भी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात में मोदी की क़यादत में बीजेपी को मिली तारीखी जीत पर तज्जिए के लिए ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, इस तारीखी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? नरेंद्र मोदी की यह ऐतिहासिक जीत एक व्यक्ति की जीत है, एक विचारधारा की जीत है, एक कन्विक्शन की जीत है, एक स्ट्रैटेजी की जीत है। यह भाजपा की जीत नहीं है, यह आरएसएस की जीत नहीं है, यह केवल एक इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी की जीत है। मोदी की सबसे बड़ी विशेषता और सफलता यह रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव था, उसको केवल प्रधानमंत्री पद के चुनाव में कन्वर्ट कर दिया और सारे देश में ऐसा लगा कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं करने जा रहे हैं, केवल एक प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति का चयन करने जा रहे हैं। और इस 1-to-1 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के सामने सचमुच कोई नहीं था। उन्हें क्लीन स्वीप मिली, उन्हें केक वॉक मिला। सब लोगों के मन में, अधिकांश मतदाताओं के मन में इस बार केवल एक बात थी कि नरेंद्र मोदी इतनी बात कर रहे हैं, चलो इन्हें एक बार मौका देते हैं, देखते हैं कि आखिर ये क्या करते हैं। और ये जो
नेशन का मूड था, ये जनता का जो मैंडेट था मोदी के प्रति, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वोटों में कन्वर्ट हुआ और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि जिन राज्यों में भाजपा सरकारें हैं, मैं खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनका जिक्र करना चाहूंगा। वहां से भी काफी समर्थन मुख्यमंत्रियों के एफर्ट से मोदी को मिला। खासतौर पर राजस्थान का केस आप देखिए, 25 की 25 सीटें जीतना एक मिरेकल है और यह मिरेकल वसुंधरा राजे ने किया है, जिन्हें पॉपुलरली आप मैडम के नाम से कहते हैं। आज मैं अहमदाबाद में था, जब नरेंद्र मोदी को 25 से 25 सीटें जीतने की जानकारी मिली तो बेहद खुश थे। वसुंधरा की उन्होंने तारीफ की। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये कि पूरा चुनाव शुरू से अंत तक केवल एक व्यक्ति के चारों ओर केंद्रित रहा। जी, लोकसभा इंतखाबात के दौरान आपने कई बार गुजरात का दौरा भी किया। एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते क्या आपको मोदी की इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? तो उम्मीद का सवाल है, हमें तो थी। हमें क्या थी? 4 लोगों को थी। एक तो खुद नरेंद्र मोदी को थी, एक उनके प्रधान सचिव कैलाश नाथन को थी, एक टुडे चाणक्य को थी और एक ईटीवी को थी। पिछली बार जब मैं गुजरात गया तो नरेंद्र मोदी कैंप का यह आकलन था कि 348 सीटों पे बीजेपी अलायंस जीतेगा। यहां तक कि आमतौर पर शाही रहने वाले उनके प्रधान सचिव कैलाश नाथन ने कहा कि वे इस पॉइंट पे, इस संख्या पे शर्त लगाने को तैयार हैं। उनका यह आत्मविश्वास उस समय देखने वाला था। अगले ही दिन चाणक्य टुडे का सर्वे आया और आपने देखा उन्होंने 340 सीटों का अनुमान बताया। ईटीवी ने उसे एंडोर्स किया। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इन 4 लोगों के अलावा 340, 345 सीटों का आंकड़ा किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अधिकांश न्यूज चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिए थे उनमें से सभी ने लगभग 300 सीटों के आसपास बीजेपी और उसके अलायंस को रखा था। यहां तक कि टाइम्स नाउ को बड़ा सीरियस एम्बेरसमेंट हुआ इससे। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को 14 सीटें बता दी थी। मैडम से जब वसुंधरा राजे से किसी ने पूछा तो मुस्कुराई और बोली कि क्या मेरे कांग्रेस के दोस्तों को मालूम है कि 14 सीटें में कौन कौन सी जीत रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक चाणक्य टुडे के अलावा, मिस्टर वीके बजाज के अलावा और नरेंद्र मोदी कैंप के अलावा, ईटीवी के अलावा किसी दूसरे चैनल ने, किसी दूसरी संस्था ने, किसी दूसरी एजेंसी ने इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं किया था। जी, मोदी की इतनी बड़ी जीत से क्या पैगाम जाता है? मैसेज यहां सबसे बड़ा यह है, बीजेपी के लिए है, आरएसएस के लिए है, भाजपा आला कमान के लिए है कि जनता ने मोदी को जो वोट दिया है, जो मैंडेट दिया है, वो मोदी को फ्री हैंड देने के लिए दिया है। जनता चाहती है कि भाजपा आरएसएस मोदी को कंप्लीट 100% फ्री हैंड दें ताकि अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन कर सकें, फैसले कर सकें, गवर्नेंस चला सकें। अब इसका वक्त नहीं है कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे यहां बैठाइए, मुझे एनडीए का चेयरमैन लगाइए, मुझे स्पीकर बनाइए, मुझे ये मंत्रालय दीजिए। इन सबको भूल जाइए। जनता ये नहीं चाहती। जनता ने क्लियर मैंडेट, क्लियर मैसेज दिया है फ्री हैंड का। और दूसरा जो मैसेज है पार्टी के लिए जनता का इस जीत का, वो ये है कि देखिए अब नए सिरे से भाजपा को चलना होगा, भाजपा को बदलना होगा, रिइन्वेंट करना होगा भाजपा को, अपने आप को जिसे कहते हैं रीइन्वेंट करना, वो रीइन्वेंट करना होगा इसको। और जो चुनौती नरेंद्र मोदी की है, जो उनकी स्टाइल है काम करने की, जो उनका रोड मैप आने वाले समय में, जो उनका विजन है, जो उनका प्लान है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। तो ये सबसे 2 बड़ी चुनौतियां आज भाजपा के सामने हैं और यही सबसे बड़ा मैसेज नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक जीत का है। जी, नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ कब लेंगे? आपके पास क्या जानकारी है इस ताल्लुक से? जब मैं नरेंद्र मोदी के सलाहकारों से मिला तो एक टॉप पॉलिटिकल सोर्स ने मुझे बताया कि 18 तारीख को राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी होगी और 25 और 27 तारीख को नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। मैंने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी में विचार विमर्श है, फिर ज्योतिष से अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे। और आप जानती हैं कि भाजपा में साधु संन्यासियों, ज्योतिषियों, इनका काफी रोल और जुड़ाव, लगाव रहता है, तो उसके हिसाब से तारीख तय होगी। लेकिन शाम को जब मैं अहमदाबाद से चला तो मुझे एक सोर्स ने बताया कि शायद 21 तारीख पे जो नए सिरे से चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर वो 25 को शपथ लेते हैं तो इसका गलत मैसेज जाएगा, काफी देर आप कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि 21, 25 या 27 ये 3 तारीखें हैं। इनमें से किसी एक तारीख पर नरेंद्र मोदी के शपथ लेने की संभावना है। जी, तो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या वो इन चैलेंजेस से निपट सकेंगे?
इस चुनौती का जवाब मैं आपको दूं या चुनौती को हम डिस्कस करें, उससे पहले वही ज्योतिषियों की बात में एक चीज मुझसे छूट गई थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अपने दर्शकों से शेयर करना चाहता हूं कि जयपुर में एक प्रकांड ज्योतिष है प्रोफेसर केदार शर्मा। वो 2001 में नरेंद्र मोदी से मिले, हिमाचल भवन में दिल्ली में मुलाकात हुई। उसमें नरेंद्र मोदी प्रचारक हुआ करते थे, हिमाचल के बीजेपी के इंचार्ज थे। तो उन्होंने उनकी जन्मपत्री देख के कहा कि आपको इसी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद का चार्ज लेना है और आप 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो भाई ज्योतिष, हम प्रचारक हैं, हम संघ के कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लेकिन वक्त ऐसा हुआ परिणाम कि 5 अक्टूबर को उसी साल एक दिन अटल जी का फोन नरेंद्र मोदी को गया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई आपको गुजरात का चार्ज लेना है। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। वो 3 बार रहे। पिछले दिन वो ज्योतिष जब हमसे अहमदाबाद में मिल गए तो हमने पूछा कि अब क्या भविष्यवाणी है, तो उन्होंने कहा कि अब लाल किले पे झंडा फहराने की भविष्यवाणी है। और आज मैं देख रहा हूं कि उनकी भविष्यवाणी सही हो गई है। तो कुल मिलाकर ज्योतिष, पंडित, शास्त्र, धर्म, इन सबका भाजपा में अपना एक महत्व है और उसी के हिसाब से उनके शपथ की तिथि भी तय की जा रही है। और जहां तक अभी आपने चुनौतियों की बात की, नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितनी बड़ी जीत होती है उसकी चुनौती उतनी बड़ी होती है। जो वादे जनता से उन्होंने किए हैं, आज गुजरात में कार्यकर्ता पे एक बैनर लगा हुआ था कि मैं आपसे किए हर वादे को पूरा करूंगा। तो उनके मन में भावना है कि जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं, महंगाई घटाने के, आर्थिक मंच पे सुधार करने के, विदेश नीति में सुधार करने के, राष्ट्र के खोए हुए गौरव को लौटाने के, स्वाभिमान को लौटाने के, पाकिस्तान को सबक सिखाने के, चाइना को आंख दिखाने के, पड़ोसी देशों को थोड़ा जैसे क्या कहना चाहिए टेम करने के, जो छोटे छोटे देश धमकाते हैं भारत को, ये सब उनके सामने चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी के लिए महंगाई कम करना और आर्थिक स्थिति को सुधारना, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, ये चुनौतियां उनके सामने हैं, जिन्हें हम आज कह सकते हैं इस दिन उन्हें शुभकामनाएं भी दे सकते हैं कि आप इन चुनौतियों को पूरा करिए ताकि देश के आम आदमी का भला हो सके। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान 3 इंटरव्यू दिए। पहला और तीसरा इंटरव्यू ईटीवी को दिया। आखिर मोदी ने नेशनल चैनल्स को छोड़कर एक इलाकाई चैनल को इतनी अहमियत क्यों दी? क्या इसके पीछे कोई खास हिकमत अमली थी? निश्चित तौर पर इसके पीछे नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी थी। वो मास्टरमाइंड मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनके मुकाबले का कोई दूसरा मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट शायद इस देश में नहीं है। वो जानते हैं किस मीडिया का कैसे उपयोग करना है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी विचारधारा शायद ये रही कि उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि राहुल गांधी ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया है, अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक बहुत पॉपुलर चैनल को इंटरव्यू दिया है। लेकिन मोदी ने दिखवाया और मालूम पड़ा कि सारे इंग्लिश चैनल्स की जो व्यूअरशिप है वो 0.2% है। तो यही बात उनको खटकी और शायद यही से उन्होंने फैसला किया कि मुझे 99.08 पे जाना है, अर्थात रीजनल और हिंदी चैनल्स पे जाना है। तो फिर उन्होंने ईटीवी का चयन किया, बीइंग द लार्जेस्ट रीजनल नेटवर्क। उनका यह प्रयोग कामयाब रहा और आपने देखा उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए। फिर यहां तक कि जब तेलंगाना का नया चैनल ईटीवी का बना तो उन्होंने आंध्रा ईटीवी को सेंट्रिक करके एक इंटरव्यू अलग से दिया। श्री रामल राव के उस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, हमने इंटरव्यू किया। इनाडू ने वहां पे 20 लाख कॉपीज में उनका इंटरव्यू छापा और बार बार चलाया, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी उन्हें मिला। फिर बंगाल देश उन्होंने इंटरव्यू करवाया। तो कुल मिला के क्या है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है आम आदमी तक पहुंचने की, ग्रास रूट पे पहुंचने की, वो उन्होंने ईटीवी के मार्फत उसको पूरा किया। और सब जानते हैं कि ईटीवी एक ग्रास रूट चैनल है। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, किसी दल के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, घटनाओं के साथ हैं। और इस मर्म को नरेंद्र मोदी ने जाना और इस चैनल का पूरा उपयोग उन्होंने अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए किया। जी, इस इंतखाबात में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है और कांग्रेस सिर्फ कुछ ही सीटों पर सिमट गई है। तो आपकी निगाह में कांग्रेस के इस जवाल की आखिर वजह क्या रही? देखिए, कांग्रेस के पतन के वैसे तो कई कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात यह है, इस बार पार्टी में सबको क्षमा है एक दूसरे को। न कोई मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, न आलाकमान जिम्मेदार है, क्योंकि देश में एक तय कर रखा था कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट देना है। वो लहर इतनी स्ट्रांग थी कि कोई तर्क चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी क्लिक नहीं कर पा रहे। खुद सोनिया गांधी शायद इस बात से कंसर्न होंगी कि पिछले कई चुनाव में उन्हें ट्राई किया, उन्हें फ्री हैंड दिया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया,
जो उन्होंने कहा वो किया। यहाँ तक कि जो सोनिया गांधी के पुराने एडवाइजर थे अहमद पटेल जैसे, उनको भी थोड़ा साइडलाइन होना पड़ा, और जयराम रमेश जैसे नए एडवाइजर्स भी आए जिसे कहा जा सकता है रॉन्ग सेट ऑफ एडवाइजर्स। इन सब के बावजूद राहुल गांधी क्लिक नहीं कर पाए। यह निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक सोचने का विषय है। और राजस्थान का देखिए, जहां कांग्रेस की इतनी हार हुई विधानसभा चुनाव में, अशोक गहलोत टिकटों में कैसे ह्यूमिलेट हुए, यहाँ ये सब लोग इसको जानते हैं। और दूसरा है प्रियंका फैक्टर। प्रियंका फैक्टर में कांग्रेस पूरे 5 साल तक इस मृग मरीचिका में भटकती रही और प्रियंका की पोजिशनिंग के बारे में कोई फैसला ले ही नहीं पाए। और अंत में जब अमेठी में उनको मजबूर होकर मोदी के सामने पोजिशनिंग करनी पड़ी तो वो गलत थी। मोदी जैसे पावरफुल राइवल के सामने प्रियंका की पोजिशनिंग के बारे में कम से कम 2 साल पहले फैसला होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर प्रियंका राजनीति में आएंगी कि नहीं, ये जो पहेली है इसमें कांग्रेस उलझी रही। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो मनमोहन सिंह के काम थे प्रधानमंत्री रूप में 10 साल के, कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई। मीडिया और सब जगह में प्रचार हुआ कि नकारा सरकार थी, भ्रष्ट सरकार थी, और नरेंद्र मोदी ने खूब इसको एनकैश किया। तो ये सारी विफलताएं हैं, जो एक पैकेज है विफलताओं का, कारणों का, जिन्होंने कांग्रेस को शर्मनाक हार के लिए मजबूर किया है, प्रेरित किया है। लेकिन चलिए, एक नागरिक के नाते और एक दर्शक के नाते, पत्रकार के नाते आज हम आशा करते हैं ईटीवी के दर्शकों के लिए और देश के नागरिक के लिए कि नई सरकार दिल्ली में अच्छा काम करे, एक स्थायी सरकार हो, एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हो, और देश के लोगों को जो उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से वो शायद पूरी हों। जी जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।